हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य एकेडमी में आप सभी को नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि एसआई, सब इंस्पेक्टर और रेलवे से संबंधित हम टेस्ट पेपर पढ़ रहे हैं। इसमें ये दूसरा टेस्ट पेपर है। अब थोड़ा सा ध्यान ये भी रखना है कि किसी में कोई सब्जेक्ट डाला गया है, किसी में कोई डाला गया है टेस्ट पेपरों में। तो अंततः ये जो लगभग 50 क्वेश्चन आपको देंगे और 50 क्वेश्चन में ये सभी विषय समाहित होंगे, करंट से लेकर ऑल सोशल सब्जेक्ट, और इससे संबंधित ये लॉ से संबंधित प्रश्न भी रहेंगे। उसको हम लास्ट में बताएंगे। ये टेस्ट में दूसरा है। प्रश्न कर रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 79 के अनुसार निम्न में से किसे संसद के एक भाग के रूप में वर्णित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार निम्न में से किसे संसद के एक भाग के रूप में वर्णित किया गया है। उसमें दिया हुआ है कि 1 लोकसभा, 2 राज्यसभा, 3 राष्ट्रपति। अब आपका ऑप्शन है कि ए मीन्स ए में 1 दिया हुआ है, यानी कि सिर्फ लोकसभा है। बी में दिया हुआ है 1, 2, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा भी। और सी में दिया हुआ है 2, 3, यानी कि राज्यसभा और राष्ट्रपति। और डी में दिया हुआ है सभी। प्रश्न ध्यान देंगे, संविधान का अनुच्छेद 79 जो कहता है 79 कि भारत की एक संसद होगी जिसके 2 अंग होंगे। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा होगी और अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा होगी। और इन दोनों द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा, है ना। राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। क्यों कि संसद का काम होता है कानून बनाना, और कानून तभी बन सकता है जब ये तीनों लोग हों, लोकसभा हो, राज्यसभा हो और राष्ट्रपति हो। तो तीनों अंग हैं, है ना। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये संसद के तीनों अंग होते हैं। प्रश्न कई बार पूछा गया है, घुमा घुमा कर पूछता है। तो आप स्पष्ट जानते रहे कि आर्टिकल 79 के अनुसार भारत की एक संसद होगी जिसके अंग है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा डी, यानी कि सभी तीनों है। 1, 2, 3। नेक्स्ट प्रश्न करें कि गरीबी हटाओ का अभियान आह्वान किस पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था। गरीबी हटाओ का आह्वान किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। तो ध्यान रखेंगे कि यह 69 से 74 तक, 1969 से 74 तक जो योजना थी, 5वीं योजना, ये 5वीं योजना में ही इस गरीबी हटाओ का आह्वान किया गया था। ये परंपरागत प्रश्न है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है। प्रश्न देंगे कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट, एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है। ऑप्शन दिया हुआ है संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और संविधान में संशोधन करके। तो ध्यान रखेंगे कि हाई कोर्ट से संबंधित संविधान का 2 अनुच्छेद प्रावधान करता है। एक है अनुच्छेद 214 और एक है अनुच्छेद 231। अनुच्छेद 214 और 231
ये दोनों हाई कोर्ट संबंधित है। अनुच्छेद 209 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए, प्रत्येक स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होगा। यही से प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वप्रथम भारत में किस हाई कोर्ट का स्थापना हुआ था? तो 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अनुसार पहली बार 1862 में तीनों प्रेसिडेंसियों मीन्स कलकत्ता, बंबई और मद्रास, तीनों प्रेसिडेंसियों में पहली बार हाई कोर्ट स्थापित हुआ था 1862 में, और इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में हुई थी। तो कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन अनुच्छेद 231 कहता है कि संसद दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट गठित कर सकती है। अनुच्छेद 231 कहता है कि संसद दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट गठित कर सकती है। तो ये अधिकार किसके पास आता है? संसद के पास। तो इसका आंसर होता है संसद। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 1928 में अखिल भारतीय कांग्रेस की एक समिति ने भारत एक संविधान का मसौदा तैयार किया था। वर्ष 1928 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया था। तो उस समिति के अध्यक्ष कौन था? जिस समिति ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था। आप जानते हैं कि हमारे 7 कमीशन का जब भारतीयों ने बहिष्कार किया था, तो उस समय के सेक्रेटरी ऑफ इंडिया भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड ने भारतीयों को एक चुनौती दी। उन्होंने चुनौती दिया था कि आप वहीं कोई ऐसा संविधान बनाएं जो सर्वमान्य हो, जो सभी लोग उस संविधान को माने। तो कांग्रेस ने इस चुनौती को स्वीकार किया और लखनऊ में एक सर्वदलीय बैठक की थी। ये पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में लखनऊ में एक सर्वदलीय बैठक हुई थी और उसी बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि भारतीय संविधान बनाया जाएगा और उसके लिए एक 10 सदस्यीय कमेटी भी गठित की गई थी और उस कमेटी के अध्यक्ष थे पंडित मोतीलाल नेहरू। तो पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में जो कमेटी गठित की गई थी, उसी कमेटी के द्वारा ये भारत के लिए पहली बार एक संविधान का मसौदा तैयार किया था। और इसी का अर्थ है कि भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण का प्रथम प्रयास किसी का जाता है? तो इसी कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई थी, जो आप जानते हैं कि वह नेहरू रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है। 10 अगस्त 1928 को जो रिपोर्ट आई थी वो नेहरू रिपोर्ट थी और नेहरू रिपोर्ट को ही ये भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण का प्रथम प्रयास माना जाता है। तो वो कमेटी गठित हुई थी ये पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कुपोषण के संदर्भ में टीकी मौसी क्या है? कुपोषण के संदर्भ में टीकी मौसी क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है कि एक स्कीम का नाम है, एक शुभंकर है, एक पैक की गई एक खाद्य वस्तु है, या स्वास्थ्य सेवा देने वालों को दिया गया एक नाम है। ये टीकी मौसी, ध्यान रखेंगे कि उड़ीसा सरकार ने यूनिसेफ के सहयोग से उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में टीकी मौसी नामक एक शुभंकर का अनावरण किया है, जो बच्चों व महिलाओं के
पोषण के बारे में जागरूकता पैदा करेगा। तो हम कह सकते हैं कि टिक्की मौसी एक शुभंकर है। यह उड़ीसा सरकार ने यूनिसेफ के मदद से, उनकी सहायता से उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में टिक्की मौसी नामक शुभंकर का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य है कि बच्चों एवं महिलाओं को पोषण के बारे में जागरूक किया जाए, यानी कि जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इसका अनावरण किया गया है, टिक्की मौसी नामक शुभंकर का। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश को कंट्री ऑफ विंड्स कहते हैं? कंट्री ऑफ विंड्स यानी कि हवाओं का देश कहा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, आयरलैंड। तो इसका ऑप्शन है डेनमार्क। ये डेनमार्क को ही ये कंट्री ऑफ विंड्स कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, सिरका, जिसको विनेगर भी नाम दिया जाता है, सिरका विनेगर भी कहते हैं इसको, का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है एथुनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। तो इसका जो अन्य नाम है वो है एथोनेइक एसिड। एथोनेइक एसिड को ही हम बोलते हैं सिरका या विनेगर। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि गांधी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? गांधी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन दिया हुआ है लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड लिथगो थे, लॉर्ड रीडिंग थे, लॉर्ड विलिंगटन थे। ध्यान रखेंगे कि गांधी ने अपना जो दांडी मार्च किया था वो दांडी मार्च ये 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से किया था। गांधी का जो दांडी मार्च था वह 12 मार्च 1930 को उन्होंने गुजरात स्थित साबरमती आश्रम से किया था। सभी जानते होंगे कि नमक का मुद्दा बनाकर उन्होंने सरकार को चैलेंज दिया था कि हम नमक बनाकर सरकार के कानून का उल्लंघन करेंगे। ये 24 दिन 24 डेज 24 दिन यात्रा करके 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे थे और इन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किया था, यानी कि नमक बनाने का काम किया था। ये साबरमती आश्रम से ही गांधी ने ये और यही जैसे ही ये नमक कानून बनाए, नमक कानून का उल्लंघन किए, नमक बनाए, एक मुट्ठी नमक बनाकर उन्होंने सरकार के वर्चस्व को, हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश वर्चस्व को उन्होंने समाप्त कर दिया, ब्रिटिश वर्चस्व को तोड़ दिया और यहीं से उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। लेकिन प्रश्न आ रहा है कि जब दांडी यात्रा कर रहे थे उस समय वायसराय कौन थे? तो उस समय लॉर्ड इरविन थे जो 1926 से 1931 तक हमारे यहाँ वायसराय थे। और इनके बाद इरविन के बाद 36 से 44 तक, ध्यान रखेंगे, ये 1936 से 44 तक लॉर्ड लिलिथगो हमारे यहाँ वायसराय रहे हैं और इरविन के बाद विलिंगटन आए थे 1931 से 36 तक विलिंगटन हमारे यहाँ वायसराय थे और लॉर्ड रीडिंग
ये 1921 से 26 तक थे। 1921 से 26 तक भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट प्रश्न, ये बहुत ही बड़े प्रश्न है और ध्यान रखेंगे ये दोनों प्रश्न एक दूसरे से रिलेटेड हैं। प्रश्न नंबर 9 और 10 दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। कह रहा है कि पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करता है, जिसे कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है, रेटिना, कार्निया, पुतली या आइरिस। दूसरा प्रश्न दोनों देख लेंगे कि मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है? तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि विटामिन ए, आप जानते होंगे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से ये कौन सा रोग होता है? सभी जानते होंगे, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी रोग होता है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो जब रतौंधी रोग होता है तो व्यक्ति की आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? ये प्रश्न है। वो होता है रेटिना। रेटिना प्रभावित होता है। और विटामिन ए की कमी से सिर्फ रतौंधी ही नहीं होती है, रेटिना ही प्रभावित नहीं होता है, बल्कि एक रोग होता है जियोफैथलिनिया। ये जियोफैथलिनिया जो रोग होता है उसे आपकी कार्निया प्रभावित होती है। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि जब किसी व्यक्ति को आंख दान दी जाती है तो आंख का कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो रेटिना नहीं दिया जाता है, आइरिस नहीं दिया जाता है, बल्कि जो नेत्रदान होता है वह नेत्रदान कार्निया का ही होता है। आंख का जो कार्निया का भाग है उसी का नेत्रदान किया जाता है। आप जानते हैं कि रेटिना पर दो प्रकार के बिंदु पाए जाते हैं। एक होता है अंध बिंदु और दूसरा होता है पीठ बिंदु। रेटिना पर दो प्रकार के बिंदु पाए जाते हैं, एक होता है अंध बिंदु और दूसरा है पीठ बिंदु। तो अंध बिंदु पर जो बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो दिखाई नहीं देता है। अंध बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है, लेकिन पीठ बिंदु पर दो प्रकार की रंग कणिकाएं पाई जाती है। वो होती है रॉड्स और कोन्स। रॉड्स जो कोणिकाएं हैं या सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, जो रॉड्स की कोशिकाएं होती हैं वह कम प्रकाश में भी देखने में सहायता करती हैं, किंतु विटामिन ए की जब कमी हो जाती है तो रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। उसी तरह जो कोन्स की कोशिकाएं हैं तेज प्रकाश में देखने के साथ साथ वह रंगों को पहचानने की भी क्षमता रखती है। और जिस व्यक्ति को कोन्स कोशिकाएं प्रभावित होती हैं यानी कि विटामिन ए की कमी होती है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे रोगी को प्राथमिक रोग पहचानने की क्षमता समाप्त हो जाती है। और प्रश्न पूछा है कि प्राथमिक रंग क्या होता है? वो होता है गबर। अब गबर क्या है? तो ग्रीन, ब्लू और रेड। ग्रीन, ब्लू और रेड वह व्यक्ति नहीं पहचान पाता है जिसकी कोन्स कोशिकाएं प्रभावित होती है, और उसे ही बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता का रोग। और वर्तमान समय में ध्यान रखेंगे कि
कि बढ़ंतता के लिए सिर्फ लाल, रेड और आपके ग्रीन, हरा को ही मुख्यतः ये जिम्मेदार माना जाता है। विटामिन ए का संचयन आप जानते होंगे कि विटामिन ए का संचयन यकृत में होता है। इसे एंटी इंजेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। और विटामिन ए का सबसे जो अच्छा स्रोत है वो होता है शकरकंद और गाजर। नेक्स्ट ये प्रश्न देखेंगे, आपका प्रश्न वही रह गया कि एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, जिसे क्या कहा जाता है? रेटिना, कार्निया, पुतली और आइरिस। वो होता है कार्निया। ये कार्निया वही है जिसका नेत्रदान किया जाता है। और कार्निया प्रभावित होता है विटामिन ए की कमी से। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और जब कार्निया प्रभावित होता है तो कहते हैं कि वह व्यक्ति क्या हो गया है? जीरोफैथ्रीनिया रोग से ग्रसित हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न, मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है? अभी हमने पढ़ा है, ऑप्शन दिया हुआ है, रेटिना, कार्निया, पुतली, आइरिस। तो रेटिना, ये जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? तो ध्यान रखेंगे कि अगर रेटिना पर कोई चित्र बनता है, प्रतिबिंब बनता है, तो कैसा बनता है? सभी जानते होंगे कि वह सीधा बनता है कि उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है कि छोटा बनता है कि बड़ा बनता है। तो ध्यान रखेंगे कि रेटिना हमारे आंख का आंतरिक पटल है और इस पर जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। नेक्स्ट प्रश्न, लास्ट प्रश्न, कि भारत में मानसून की अवधि औसतन कितने समय के लिए विस्तारित होती है? आप जानते हैं कि भारत की जो जलवायु है मानसूनी जलवायु है। कितने दिन के लिए होती है? भारत में जो मानसून है वह कितने दिन के लिए विस्तारित होती है? यही प्रश्न कर रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है 80 से 140 दिन, 80 से 140 दिन, 90 से 130 दिन, 100 से 120 दिन, 100 से 140 दिन। तो सभी जानते हैं कि भारत में जो मानसूनी अवधि है वह जून से सितंबर तक, ये भारत की मानसूनी जलवायु जून से लेकर ये सितंबर तक चलती है। और भारत की ये अवधि जो होती है लगभग 100 से 120 दिन की होती है। भारत की जलवायु मानसूनी है, इसी से भारत में वर्षा होती है और सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से। ध्यान रखेंगे कि दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में लगभग 70% वर्षा होती है और लौटते हुए मानसून से कोरोमंडल तट पर भारी वर्षा होती है। कोरोमंडल तट पर जो लौटता हुआ मानसून है वो बारिश करता है। तो भारत में जो मानसूनी अवधि है वह जून से सितंबर तक लगभग 100 से 120 दिन की होती है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और नेक्स्ट वीडियो आपके समक्ष उपस्थित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।